All right, class 9, we are back after 3 days. I think you have gone through well with this chapter in these 3 days holidays. And today we're going to discuss about the revision of this chapter altogether. Okay, so look at this revision lecture and revise what we have discussed earlier. Okay, we will start with the revision lecture. The first we start with the birth of Weimar Republic. Weimar Republic, you know very well, it was a republic which was formed by the representative of the Germany after the defeat of First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद यहाँ पर एक रिपब्लिक फॉर्म किया गया था, नेशनल असेंबली बनाई गई थी। जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, ये सभी मिलकर यहाँ पर वाइमर नाम के एक शहर में इस नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं। जब यहाँ पर कैसर विलियम टू जो है वो छोड़कर चला जाता है, तो कैसर विलियम टू यहाँ का राजा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा जर्मनी को, जो उसने इसमें धकेला था। और जर्मनी की हार होने के बाद ये देश छोड़कर चला जाता है और जर्मनी की गद्दी खाली हो जाती है। तो उसको फिल करने के लिए जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी वो यहाँ पर एक पार्लियामेंट को फॉर्म करती है, जिसको वाइमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड रहा 1919 टू 1933। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड 1918, तो उसके बाद जर्मनी को वाइमर रिपब्लिक मिला। व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द जर्मनी एट दैट टाइम was very weak, you can say. It was, totally destroyed by the World War One. And the Weimar Republic was very weak at that time. People were not in support of Weimar Republic because it signed the Versailles Treaty, which disgraced Germany all over the world. तो Weimar Republic के साथ important topic क्या जुड़ा है कि ये क्यों hate किया जाता था, इसको hate क्यों करते थे लोग, और Weimar Republic जो था वो कैसे बना था। तो ये चीजें आपके सामने क्लियर है। Now we talk about the Versailles Treaty. Versailles Treaty बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपने देखा था एक ट्रीटी साइन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसे वर्साइल ट्रीटी कहा जाता है, क्योंकि ये पेरिस में साइन की गई थी, वर्साइल पैलेस में। The Treaty of Versailles was the most important of peace treaties that brought World War I to end. World War I का खात्मा, समाप्ति हुई वर्साइल ट्रीटी को साइन करने के साथ। The treaty ended the state of war between Germany and the Allied power. The treaty was registered by the Secretariat of the League of Nations on 21st October 1919. इसकी लोकेशन थी हॉल ऑफ मिरर, पैलेस ऑफ वर्साई। काफ़ी सुंदर महल है ये, हॉल है इसका, पैलेस का, जिसे हॉल ऑफ मिरर कहा जाता है, शीशों का हॉल। कंडीशन क्या थी? रेटिफिकेशन बाय जर्मनी एंड 3 प्रिंसिपल एलिड पावर। तो जर्मनी को यहाँ पर काफ़ी, आप ये कह सकते हैं कि कड़ी शर्तों का सामना करना पड़ा था जो एलिड पावर की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें था फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। 28 जून को ये साइन हुई थी, 1919 को इफेक्टिव हुई थी, 10 जन 1920 से इसको इफेक्ट किया गया था। ओके, द ट्रीटी ऑफ पीस। तो वर्साइल ट्रीटी में क्या किया गया था आप सबको पता है, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया था, उससे उसके कोल, आयरन के जो रिसोर्स थे वो छीन लिए गए थे। जर्मनी के जो एक वॉर क्रिमिनल मानते हुए उस पर काफ़ी कड़ा जुर्माना लगाया गया था, उसको पे करने के लिए कहा गया था। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी थी जिसने जर्मनी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। ईयर ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है इकोनॉमिकली बहुत ही फ्लक्चुएटेड साल को। उन सालों के दौरान जब जर्मनी ने बहुत ही बड़ी मंदी का सामना किया, क्योंकि आपको पता है उसने अपने इस जो भी उस पर जुर्माना लगाया गया था, उस पर जो पनिशमेंट दिया गया था, उसको पे करने के लिए उसने रेकलेसली मनी प्रिंट की, पैसों को ज़बरदस्ती छापना शुरू कर दिया, और उसके कारण जर्मनी बहुत ही गहरे रिसेशन में चला गया। प्रोडक्शन डाउन हो गया 40% और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सब जगह छा गया। उसके कारण यहाँ पर डॉस प्लान लेके आता है अमेरिका, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि अमेरिका खुद रिसेशन में चला जाता है 1929 को। और अमेरिका की इस मंदी के साथ ही पूरी दुनिया में महामंदी की शुरुआत होती है, जिसे कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन, जो 2-3 सालों तक चलती है। 1932 तक आते आते जर्मनी की हालत यहाँ पर और ज़्यादा वीक हो चुकी होती है।
सो दैट वॉज द टाइम ऑफ ईयर ऑफ डिप्रेशन। लोग गलियों में घूम रहे होते हैं खाली गले में तख्ती लटकाए, और जिसके कारण क्रिमिनल एक्टिविटी भी काफी बढ़ जाती है यहाँ पर। हिटलर राइज, अब हिटलर का यहाँ पर राइज होता है, ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है, गरीब परिवार में ये पैदा हुआ था, और उसके बाद ये यहाँ पर मिलिट्री को ज्वाइन करता है एज ए मैसेंजर के तौर पर। यहाँ पर इसको काफ़ी रिवॉर्ड मिलते हैं। उसके बाद ये जो जर्मनी वर्साई ट्रीटी साइन करता है उससे नाराज़ होता है, और उसको देखते हुए एक वर्कर पार्टी ज्वाइन करता है जिसको नाजी पार्टी का नाम दिया जाता है बाद में। तो ये नाजी पार्टी का हेड बन जाता है, और नाजी पार्टी जो है पूरे जर्मनी में छा जाती है, और ये कोशिश करता है बावरिया और बर्लिन पर अटैक करने की, लेकिन वहां पर इसको देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर ये लिखता है माइन कैम्प अपनी बायोग्राफी। इसकी इस बायोग्राफी को काफ़ी फेमस हुई इसकी ये बायोग्राफी। इसमें इसने लिखा कि ये क्या चाहता है जर्मनी की, कैसे खोई हुई इज्जत को वापस दिला सकता है, कैसे ये जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में बदल सकता है। तो लोग यहाँ पर नाजी पार्टी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नाजी पार्टी एक उम्मीद की किरण बनकर आती है इस डिप्रेशन के टाइम में। तो यहाँ पर हिटलर और हिटलर की नाजी पार्टी काफ़ी फेमस हो चुकी होती है, और 1932 तक आते आते हिटलर की पार्टी जो है वो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज लेकर आती है, और हिटलर को जर्मनी का चांसलरशिप जो है वो ऑफर कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जैसे इसको प्रेसिडेंट चांसलरशिप देता है, वैसे ही हिटलर आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। तो जैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ये क्या करता है, एक मिस्टीरियस फायर लगा दी जाती है असेंबली में, और कहा जाता है कि ये फायर जो है ये पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है उन्होंने लगाई है, डेमोक्रेट्स हैं जो भी है, कम्युनिस्ट हैं। तो लोग जो है उन पार्टीज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और हिटलर को सपोर्ट करते हैं, और उसको देखते हुए हिटलर यहाँ पर फायर डिक्री लेकर आता है। फायर डिक्री मतलब एक हुक्मनामा, एक ऑर्डर, जिसमें कहा जाता है कि अब रूलिंग जो है बाय ऑर्डर होगी, क्योंकि हिटलर जो है टॉप पोजीशन पे था। तो यहाँ पर इस फायर डिक्री के साथ वो लोगों को रूल करना शुरू कर देता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे बड़ा फेमस इनेबलिंग एक्ट। ऐसा इनेबलिंग एक्ट जो जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर देता है। डिक्टेटरशिप मतलब वन मैन वन आर्मी वन रूल, बिल्कुल किसी की कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं, जो भी होगा अब हिटलर के कहने पे होगा। इसके बाद हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है, तो हिटलर को यहाँ पे पूरी छूट मिल जाती है। रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है तो जैमर शैफ्ट को यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट था जर्मनी का, इकोनॉमिक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और जो काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट शुरू करता है। तो जिसमें वोल्क्सवैगन कंपनी है, इसके अलावा हाईवे स्टार्ट किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्ट्री स्टार्ट की जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है, और जर्मनी जो इकोनॉमिक मामले में काफ़ी स्ट्रोंगली बैक करता है यहाँ पर। इसके बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया, सडरलैंड, राइनलैंड और ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाकर अब अपनी नेक्स्ट पॉलिसीज की तरफ जाता है, जिसमें वो क्या करेगा, आसपास के एरिया को कब्जे में लेगा, जिसे कहते हैं लिविंग स्पेस। तो ये लेवेंस्ट्रॉम की जो पॉलिसी थी, इसमें जर्मनी कोशिश करेगा यहाँ पर ऑक्यूपाई करने की पोलैंड को और आसपास के जहाँ भी जर्मन पॉपुलेशन रहती है उन एरियाज को, ताकि अपने इस साम्राज्य को बढ़ाया जा सके, जो सभी यूरोपियन देशों की शुरू से ही मंशा रही है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई हो। तो ये सभी ये चाहते थे कि अपने इस लैंड को बढ़ाया जाए। तो ये हिटलर चाहता है, जिसे कहा गया एक्सपेंशन स्प्री। इसके लिए वो लीग ऑफ नेशन से बाहर आ जाता है और अटैक करने शुरू कर देता है, जिसमें सबसे भयानक गलती वो करता है रशिया पर अटैक करके। तो रशिया पर अटैक करने के साथ ही उसकी सबसे बड़ी भूल यहाँ पर हो जाती है, और हिटलर का जो टॉपेस्ट टाइम पीरियड था वो अब ढलना शुरू हो जाता है, और हिटलर का जो नेगेटिव टाइम पीरियड था वो शुरू हो जाता है यहाँ पर, जो हिटलर के फिर बाद में डिफीट का कारण बनता है। तो नाजी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की मदद लेता है। उसके साथ जब जापान पर यूएस अटैक करता है तो जापान पीछे हट जाता है, और हिटलर पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका होता है, तो वो सुसाइड कर लेता है यहाँ पर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एंड होता है। उसके बाद नाजियों ने क्या किया वो सारी दुनिया को बताया जाता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू, दुनिया का देखने का जो नज़रिया था वो नाजियों का वो कैसा था। यहाँ पर ये मानते थे कि पूरी सोसाइटी जो है वो एक सीढ़ीदार रैंकिंग सिस्टम पे चलती है, जिसमें सबसे ऊपर के पायदान पर नॉर्डिक जर्मन आर्यन है और सबसे नीचे के पायदान पर, सबसे नीचे की सीढ़ी पर जूस आते हैं। और ये कहता था कि ये जो सारी थ्योरी है ये साइंटिफिक है, इसके पीछे रीजन जो है साइंटिफिक है, ये हिटलर का अपना नहीं है कहना। तो इसके लिए वो क्या करता है फिर, जितने भी अनडिजायरेबल पीपल थे जिसमें जूस, पोल, जिप्सीज, हैंडीकैप्ड, इन सभी को वो चैम्बर में ले जाके मारता है ताकि सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्यन बचे, हेल्दी जर्मन आर्यन जो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बिल्डअप करे, और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्डअप करेगी। लड़कियों के मामले में ये सोचता था कि लड़कियां घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन आर्यन बच्चे पैदा करें, किसी भी जूस या किसी भी अनडिजायरेबल के साथ कोई भी रिलेशनशिप ना रखें, और जो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उनको यहाँ पर क्रॉसेस दिए जाते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट होता था जिसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड क्रॉस होते थे। और जो ऐसा नहीं करती थी, जो हिटलर की जो भी ऑर्डर थे उनके खिलाफ जाती थी, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में आपने देखा कैसे फेक न्यूज़ की मदद से हिटलर यहाँ पर जर्मनी के लोगों को पूरी तरह से गुमराह रखता है। जो वो करता है वो दिखाता नहीं, उसको पूरी तरह से धोखे के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी सारी बातों को वो जनता के सामने इनडायरेक्टली प्रेजेंट करता है। तो उसे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा कहा गया, जिसमें फिल्में बनाई जाती है, जूस के खिलाफ जूस को टारगेट किया जाता है, स्लोगन्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने की यहाँ पर अपने आप को प्रोपेगेट करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जिसमें मीडिया ने उसका साथ दिया, बहुत सारे जर्मनी के लोगों ने उसका साथ दिया। द होलोकॉस्ट कहा गया महाप्रलय को, एक ऐसी प्रलय जिसमें हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको पता चलेगा यहाँ पर कितने लोग मारे गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ हिटलर। तो हिटलर की सोच ने कितने लोगों को मारा। ये ट्रेन है, यहाँ पर इन लोगों को ट्रेन में भरकर भेजा जाता था कैंप में। ये जो है यहाँ पर, ये है ऑशविज कैंप। इसके अंदर जहरीली गैसेस के चैम्बर बने होते थे, जहाँ पर इन डब्बों के अंदर लोगों को पैक करके गैस को छोड़ दिया जाता था और फिर ये तड़प तड़प कर यहाँ पे मर जाते थे। तो ये बहुत ही घटिया एक सीन क्रिएट करता है जो हमें बताता है नाजियों की एक बहुत ही घटिया सोच के बारे में। तो ये थी उनकी अपने देश में अनडिजायरेबल लोगों पर की गई यातनाएं, टॉर्चर जो दुनिया ने देखा विद द हेल्प ऑफ पीपल नोट्स, पीपल डायरीज। तो यहाँ पर होलोकॉस्ट के साथ चैप्टर का दी एंड होता है, और दी एंड होता है हिटलर के सिस्टम का भी। So this was all about the revision. Next, we will talk about the NCERT exercise of this chapter. Okay, stay tuned for that. Thank you.